कर लेते हैं सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? देखो, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था? फर्स्ट लॉ कह रहा था कि सर समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? जितनी आपने हीट ऐड की है उतना का उतना क्या होना चाहिए? वर्क डन में कन्वर्जन होना चाहिए, या फिर आपने वर्क डन दिया है तो आपको हीट मिलनी चाहिए सेम अमाउंट में। क्लियर हुआ? कोई बीच में कमीशन नहीं। क्लियर है कि नहीं है? फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि सर आपने जो हीट दी है, ठीक है, उससे हम वर्क डन कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब कमीशन देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कमीशन देना पड़ेगा तो हमारा लॉस हुआ कि फायदा हुआ? इसमें तो कह दिया ना कि सर जितने पैसे मिले हैं उतने का हिसाब देना पड़ेगा। देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? या फिर जितना मैं मटेरियल लेके आऊं उसका भाव लगा के मुझे पैसे दे दो। तो मतलब हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कंजर्वेशन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सर आपने हीट को कन्वर्ट किया वर्क में, या फिर वर्क को कन्वर्ट कर रहे हो हीट में, कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको क्या करनी पड़ेगी? रिजेक्ट करनी पड़ेगी। कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपने रिजेक्ट कर दी, मतलब आप एक हिसाब से क्या दे रहे हो? ट्रांजेक्शनल कॉस्ट दे रहे हो। समझे इस बात को कि नहीं समझे? इस बात को समझ गए? गौर से सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है, आप एटीएम में गए, एटीएम कार्ड डाला और वहां से 10,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। विड्रॉल कर लिए। विड्रॉल करने के बाद में वो 10,000 रुपए आपने क्या कर दिए? कैश लेके बैंक में जाके जमा करवा दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वापस से आपके अकाउंट में कितने हो गए? 10,000 हो गए। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? तो ये कौन सा लॉ था? ये फर्स्ट लॉ था। आपने सबसे पहले कैश विड्रॉल किया तो आपके हाथ में कैश आ गया, आपने उसी कैश को वापस से डिपॉजिट कर दिया तो क्या हो गया? एनर्जी कंजर्वेशन था। क्या इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हैं? क्या इसको मनी कंजर्वेशन बोल सकते हैं? जितनी मनी विड्रॉल की गई उतनी की उतनी मनी वापस से ऐड कर दी तो टोटल अमाउंट ऑफ जीरो आ गया नहीं आ गया? तो साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन टोटल हीट के बराबर हो गया, तो जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन मान लो सेकंड लॉ आ गया। सेकंड लॉ क्या कहता है? एवरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट 5 रुपीज। ठीक है, आपने 10,000 रुपए निकाले एटीएम से, तो आपने जैसे 10,000 रुपए निकाले उसने 5 रुपए काट लिए। समझे मेरी बात? नहीं समझे? अब आपके पास में कितने हो गए? 9,995 रुपीज। आपने बैंक में जाके उसको वापस से डिपॉजिट करवाया, तो बैंक ने फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट 5 रुपीज कट कर लिया। कितना बचा? 9,990। 10 रुपए का लॉस हो गया ना? तो एनर्जी कंजर्व रही क्या? नहीं रही। एनर्जी कंजर्व नहीं रही। तो आपने हीट को वर्क में कन्वर्ट किया, तो सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड, और आपने वर्क को हीट में कन्वर्ट किया तो भी सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड। नहीं समझे? समझ गए? तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ है इसको भी तो हम क्वालिटी में लेके आएंगे ना। अब आप ऐसी बैंक के अंदर अपना खाता खुलाओगे कि जिसके अंदर हर एक ट्रांजेक्शन पर कॉस्ट लगे, या फिर ऐसी बैंक में खाता खुलाओगे जिसपे ट्रांजेक्शन पे कोई चार्जेस नहीं लगे? बताओ कौन से में खुलाओगे? जिसके अंदर ट्रांजेक्शनल कॉस्ट नहीं लगे वही तो लगाओगे ना। इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि हमारा जो अमाउंट ऑफ हीट है वो एग्जैक्ट वर्क में कन्वर्ट हो, और जो भी वर्क है हमारे पास में वो हीट में कन्वर्ट हो। क्या आप 100% कन्वर्जन रेट मांग रहे हो? समझे नहीं समझे? आप 100% कन्वर्जन रेट मांग रहे हो? यस, वही तो मांग रहे हो। मतलब आप चाह रहे हो आपका जो काम हो वो 100% फ्री हो। नहीं समझ में आया? तो आपकी एफिशिएंसी आ गई ना यहाँ पे, कि आपकी एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। मान लो 10 रुपए का घाटा हो गया 100 रुपए पे, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 90%। है कि नहीं है? आपके पास में कितना पैसा होगा? अगर मान लो आपके अकाउंट में 100 रुपए है और मैंने तुमसे मांगी कि भैया मुझे 100 रुपए दो, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है, तुमने कहा कि सर मैं बैंक से विड्रॉल करवा के देता हूँ। तुमने जैसे बैंक से विड्रॉल करवाया 10 रुपए कट गए, तो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी होगी? 90%। क्यों? क्योंकि 10% का लॉस हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? वो जो 10 रुपए का लॉस हुआ वो तुमने किसको दिया? सिस्टम के अंदर ही है क्या? सिस्टम के अंदर ही है क्या? सिस्टम के अंदर नहीं है।
वो अमाउंट बैंक में चला गया, वो वापस आ सकता है क्या तुम्हारे पास में? नहीं आ सकता। जब तक बैंक नहीं चाहे तब तक नहीं आ सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इट मींस क्या है ये चीज, अगर आपने ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कर दिया, अब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, सिस्टम कौन कौन है? बैंक है और कस्टमर है, ठीक है। बैंक और कस्टमर के बीच को छोड़ दो, बाकी सारा कौन है? सराउंडिंग है। नहीं समझे? क्लियर? आपके अकाउंट के पैसे और आपका विड्रॉल जो है वो एक सिस्टम है। क्लियर? इस सिस्टम के बाहर जो भी है वो क्या होगा? सराउंडिंग। आपने जैसे विड्रॉल अमाउंट निकाला, कुछ अमाउंट बैंक ने खा गया, बैंक खा गया। क्लियर? तो बैंक के पास में चला गया, तो वो आपने हीट रिजेक्ट कर दी ना। कहां पे रिजेक्ट की? सराउंडिंग में। तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है? बाय द सिस्टम है। नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव। नहीं समझे? हीट जब ऐड की जाती है तो पॉजिटिव, और हीट रिजेक्ट की जाती है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम। नहीं समझे? समझ गए? तो ये चीज का खास ध्यान रखना। तो अब हमारे पास में एनर्जी कितने टाइप की आई? दो टाइप की। कौन कौन सी? हीट और वर्क। क्लियर? हम इसको दो लेवल में बांट देते हैं। हमने ये कह दिया, अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करो और वर्क को हीट में कन्वर्ट करो। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस बताओ। परफॉर्मेंस कोफिशिएंट और आता है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्लियर हुआ? एफिशिएंसी को हम नीटा से कन्वर्ट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है? आउटपुट और अपॉन इनपुट। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या है? मैंने आपसे कितने रुपए मांगे? 100 रुपए। तो आपने इनपुट कितना देना चाहिए? 100 रुपए। आपने दिया कितना? 90 रुपीज दिया ना, तो मेरे पास में कितना पहुंचा? 90 रुपीज। क्लियर हुआ? तो आपकी परफॉर्मेंस कितनी है? 90% है। समझ गए? नहीं समझ गए? अब मुझे 900 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे तो 1000 मांगूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है 10% का लॉस होना ही होना है। तो मैं उस एफिशिएंसी के हिसाब से चलूंगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे एफिशिएंसी डिफाइन होगी। तो क्या मैं इसको क्वालिटेटिव लॉ बोल सकता हूं? और ये क्या कहता है? क्वांटिटेटिव। जितने पैसे दिए उतने का हिसाब दे दो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट से मतलब नहीं है हमें। तो ये क्या बोलेगा? क्वांटिटेटिव लॉ। अब बात आती है एनर्जीज पे। तो जो एनर्जी है, जो हीट है, वो दो टाइप की है। लो ग्रेड एनर्जी और एक होती है हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी का मतलब क्या है? लो ग्रेड एनर्जी मतलब जैसे हीट हो गया, ठीक है, और कुछ भी थर्मल थर्मल से रिलेटेड, जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड आएगा वो क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, और मतलब लो ग्रेड एनर्जी हो गया। हाई ग्रेड एनर्जी मतलब वर्क डन हो गया। अब वर्क डन में कौन कौन सा आएगा? मैकेनिकल वर्क डन आ सकता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन आ सकता है, ऐसे बहुत सारे, मैग्नेटिक वर्क आ सकता है। ये सारे वर्क डन कौन से होते हैं? हाई ग्रेड एनर्जी है। अब मैं कन्वर्जन लिख रहा हूं यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी से वापस हाई ग्रेड एनर्जी बना रहे हो, तो क्या यहां पे 100% कन्वर्जन पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाई ग्रेड से लो ग्रेड बना रहे हो तो हाई ग्रेड से लो ग्रेड बना रहे हो, क्या 100% कन्वर्जन पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल? बिल्कुल ही है। देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूं। और लो ग्रेड से हाई ग्रेड में आ रहे हो, क्या यहां पे कन्वर्जन पॉसिबल है 100%? सेल्फ से नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। गौर से समझना, इस चीज को हम कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। हाई ग्रेड एनर्जी मतलब तुम्हारी पॉकेट में पैसा पड़ा है, ठीक है, पैसे की बात बहुत जल्दी समझ में आती है ना। हाई ग्रेड एनर्जी है, आपकी दोनों पॉकेट में पैसा पड़ा है,
आपने एक पॉकेट से निकाला, दूसरी पॉकेट में डाला, आपके पास में तो पैसा उतना ही है, नहीं समझे? तो आप हाई ग्रेड एनर्जी से वापस हाई ग्रेड एनर्जी में गए, तो 100% कन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? समझ गए ना? ये तो बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। और हाई ग्रेड से लो ग्रेड में आ रहे हो तो मतलब आपकी जेब में पैसा पड़ा है 100 रुपए, ठीक है, आपने 90 रुपए का खर्चा कर दिया, क्या 100% खर्चा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ये कंजप्शन है, लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, यस। लो ग्रेड एनर्जी है, जेब में पैसा ही नहीं है, और अब कह रहे हो मुझे पैसा चाहिए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जेब में पैसा ही नहीं है, लो ग्रेड एनर्जी है, और वो कन्वर्जन रेट चाहिए हाई ग्रेड एनर्जी, क्या कन्वर्ट हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा चाहिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड या मस्ट बी एडेड। चलो ऐसे ही मत समझो, हाई ग्रेड से नहीं समझ रहे तो लेवल से समझ लो। आप हाई लेवल से हाई लेवल में जा रहे हो तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा क्या? नहीं। हाई ग्रेड से हाई लेवल से लो लेवल पे आ रहे हो तो क्या सेल्फ से काम हो जाएगा? यस। और लो ग्रेड से या फिर लो लेवल से हाई लेवल पे जा रहे हो तो क्या सेल्फ से काम हो जाएगा? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अरे पहाड़ के ऊपर खड़े हो, ठीक है, यहां के ऊपर ये हाई लेवल है ना, इस हाई लेवल के ऊपर खड़े हो, जैसे मान लो मैं पोडियम पे खड़ा हूं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां से यहां जाऊं तो मैं हाई ग्रेड से हाई ग्रेड पे किया ना, तो मुझे इतना जोर आएगा क्या? नहीं आएगा। मैं हाई ग्रेड से लो ग्रेड पे आ जाऊं, मुझे इतना जोर आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन मुझे यहां चढ़ने के लिए पैर को उठा के चलना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा स्टेप ऊपर आए ना, मैंने पोटेंशियल एनर्जी तो ऐड की ना, नहीं समझे? समझ गए ना? तो जब तक आप लो लेवल से हाई लेवल पे जाना चाह रहे हो अगर, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, बिना उसके आप आ नहीं सकते। क्या ये डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है? नहीं कर रहा है? कहता है नहीं सर, हाई ग्रेड से हाई ग्रेड में जा रहे हो, ओके, हाई ग्रेड से लो में जा रहे हो, ओके, लो से हाई में आ रहे हो, एक्स्ट्रा काम किया गया? नहीं किया, नहीं आ सकते। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? आपको पहाड़ चढ़ना है, कह रहे हो मैं तो चढ़ना ही नहीं चाहता, मैं चलना नहीं चाहता, मुझे यहां से वहां पहुंचा दो, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। करने में कर सकते हो, खच्चर पे बैठ जाओ, वो पहुंचा देगा। अब वो खच्चर पे आप तुम बैठ गए, किसी घोड़े पे बैठ गए, ठीक है, अब वो वर्क डन कर रहा है तो वो आपका ही तो पार्ट है, नहीं समझे? आप किसी गाड़ी में बैठे तो आप जिस गाड़ी में बैठे हो वो पूरा का पूरा आप सिस्टम हो गया ना, तो सिस्टम तो वर्क कर ही रहा है। अरे समझे नहीं समझे? आप लो लेवल से हाई लेवल पे जाओगे तो पेट्रोल जलेगा नहीं जलेगा? चलेगा ना। और हाई लेवल से लो लेवल पे आओगे तो पेट्रोल जलेगा क्या? गाड़ी बंद करके भी ला सकते हो। ऊपर से नीचे आ रहे हो, गाड़ी बंद कर दी, स्लोप यूज हो रहा है, जी साइन थीटा यूज हो रहा है नहीं हो रहा है? नीचे आने के लिए यूज हो रहा है, तो इजीली आ जाओगे, अपने आप आ गए क्या? यस, अपने आप आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हाई लेवल से हाई लेवल जाओ तो कोई काम नहीं करना पड़ सकता, कोई रिजेक्शन की जरूरत नहीं, 100% कन्वर्जन ओके है। और हाई लेवल से लो लेवल में जा रहे हो तो 100% ये भी कन्वर्जन ओके है, बट लो लेवल से हाई लेवल पे जाने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए तुम्हें। क्लियर? तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। फर्स्ट लॉ कर रहा है क्या? कहता है सर इतना ही तो काम है, इतनी आपने हीट दी है तो ठीक है मैं इतना काम करके दे देता हूं। वो यही तो बोलेगा ना, वो बोलेगा सर Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो क्या Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू फिजिबल है कि नहीं है, वही तो चेक करना पड़ेगा ना। कह रहे अच्छा एक बात बताओ गौर से सुनना, हीट किसके पास में ज्यादा होगी, हाई टेम्परेचर वाले के पास में कि लो टेम्परेचर वाले के पास में? हाई टेम्परेचर वाले के पास में। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर मींस वहां की काइनेटिक एनर्जी हायर है। अरे केटीजी नहीं पढ़ा क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 3/2 kT, 3/2 nRT, F/2 nRT, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं ना हम। जब एनर्जी उसके पास में ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इट मींस हम क्या बोल सकते हैं, वो हाई ग्रेड पे बैठा है, और हम अगर लो ग्रेड पे बैठे हैं तो हाई टू लो आएगा, उसको काम, हमें काम मिलेगा कि हमें करना पड़ेगा? हमें मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, और इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। आपने हीटर को प्लग इन किया, हीटर को इस प्लग में डाला और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। इलेक्ट्रिसिटी कौन से ग्रेड की एनर्जी है, हाई ग्रेड की लो ग्रेड? हाई ग्रेड एनर्जी है। और हीट क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने क्या किया, हीटर इसमें डाला और हीटर के ऊपर पापड़ सेक लिया,
क्लियर हुआ? तो पापड़ सिक गया ना। अब पापड़ जितनी एनर्जी में सिक गया या फिर जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब करी, उतनी की उतनी हीट देके मैं वापस इलेक्ट्रिसिटी बना लूंगा क्या? उतनी नहीं बना पाऊंगा, थोड़ी कम बना पाऊंगा। नहीं समझे? समझ गए ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हाई ग्रेड से लो ग्रेड में 100% कन्वर्जन हो गया क्या? यस हो गया। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन लो से हाई जाना 100% पॉसिबल नहीं है, अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? इसी वजह से क्या बोला जाता है, मान लो अगर तुम्हारे घर के अंदर या एक आइसोलेटेड रूम के अंदर आपने फ्रिज खोल के रख दिया, ठीक है, तो पूरा का पूरा रूम आपका ठंडा होगा कि गर्म होगा? कैसे समझे? आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से कूलिंग इफेक्ट आया, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? हाई ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुआ, और क्या 100% हीट वापस से वर्क में कन्वर्ट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट कहां रिजेक्ट करेगी? सराउंडिंग में। सराउंडिंग कौन है? रूम। नहीं समझे? समझ गए ना? मान लो कि मैं और ये दोनों मिलके एक सिंगल यूनिट है, सिस्टम है, हम दोनों मिलके फ्रिज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मैं फ्रंट गेट हूं, ये बैक गेट है। क्योंकि बैक गेट में क्या होता है, हीट ज्यादा कर रहा होता है। समझ रहे हो? बैक गेट देखा आपने, पीछे कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, नीचे कंप्रेसर लगा होता है, साइड में इवेपोरेटर लगा होता है। कॉइलिंग देखी है कभी? होती है ना? तो क्यों की जाती है वो? ताकि वहां पे हवा पास हो ना, तो वो इजीली ठंडा हो सके। क्लियर हुआ? अब डायरेक्ट कंप्रेसर को क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो कंप्रेसर भी वर्क डन कर रहा है ना, मैकेनिकल वर्क डन है ना। अरे भाई वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिली और कंप्रेसर ने काम चालू कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल वर्क से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ, हाई ग्रेड टू हाई ग्रेड कन्वर्ट हुआ, तो कोई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए क्या? कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब कंप्रेसर क्या कर रहा है? कंप्रेसर हाई ग्रेड से लो ग्रेड में कन्वर्ट कर रहा है नहीं कर रहा? तो वो उसको इवेपोरेट करेगा, रेफ्रिजरेंट को, तो हाई लेवल से लो लेवल पे चला गया। अब जो हमें ठंडक मिली है अंदर फ्रिज के अंदर, जो फ्रीजर है, फ्रिज है, ठीक है, उनके अंदर हमें अगर ठंडक मिल रही है, तो वो अमाउंट ऑफ नेगेटिव हीट है ना, क्या उस नेगेटिव हीट से दोबारा आपका वर्क कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? 100%? नहीं, नहीं कर सकते। आपके बैंक ने आपको बोल दिया अगर आप हाई ग्रेड से लो ग्रेड पे आओगे, अगर आप पैसा विड्रॉल करोगे, तो कोई अमाउंट ऑफ नहीं लगेगा, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप जमा करवाओगे, डिपॉजिट करवाओगे, तो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने वर्क डन मतलब अमाउंट निकाल लिया, तो हीट में कन्वर्ट कर लिया। अब आप जमा कराओगे तो पैसा लगेगा ना। बैंक को पूरे प्रोसेस में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पूरे प्रोसेस में उसने आपके अकाउंट से बैंक से पैसे निकाल दिए, और बैंक में आपने वापस जमा करवाए, तो वहां पे अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दी आपने? रिजेक्ट कर दी। आपके सिस्टम में तो रिजेक्ट कर दी और बैंक ने ऐड कर ली। बैंक कौन है? सराउंडिंग है। तो ये मैं कह रहा हूं, फ्रिज अगर खुला रह गया तो वहां से हीट रूम में जाएगी ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो रूम क्या हो रहा है? हीट अप हो रहा है। क्लियर और नॉट? ध्यान रखना ये चीज को। डन है? अब इनको नोट करो, फिर उसके बाद में एनर्जी कंजर्वायर करवाते हैं। चलो ये हटाते हैं। अब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट इंजन पढ़ते हैं। हीट इंजन। तो हीट इंजन, इंजन का नाम सुना, सुनते दिमाग में ये आया कि ये वर्क आउटपुट देगा कि वर्क इनपुट लेगा? वर्क आउटपुट देगा ना। इंजन क्या काम करता है? आपको एक जगह से दूसरी जगह तक मोशन करने के लिए रोटेशन मोशन दे रहा है, मैकेनिकल वर्क डन दे रहा है नहीं दे रहा? तो ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, क्योंकि आपने यहां पे हीट ऐड की और वर्क डन निकाल लिया, तो ये क्या हो गया? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। यही आप अगर ये मानो कि फ्रिज की बात कर लो या एसी की बात कर लो, ये सब क्या है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। आपकी घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है नहीं आता? आता है ना। तो इट मीन्स वो क्या है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। वहां से मिल क्या रही है? हीट मिल रही है। अरे भाई दो टाइप के सिस्टम हो गए। एक ऐसा सिस्टम
जो हीट लेकर वर्क दे दे, और एक ऐसा सिस्टम जो वर्क लेके हीट दे दे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो टाइप के सिस्टम हो जाएंगे। और सबसे पहला हम सिस्टम पढ़ रहे हैं हीट इंजन। हीट इंजन में एक मान लो इसको बोलते हैं TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। क्या नाम होगा इसका? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अब ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है और एक और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, ठीक है। अब ये मैंने हाई लेवल पे बनाया तो ये हाई ग्रेड हो गया, इसको मैंने लो ग्रेड पे बनाया तो ये लो लेवल ऑफ एनर्जी हो गया। क्या मैं इसको टेम्परेचर लोअर बोल सकता हूं? क्या यहां पे मैं टेम्परेचर हायर बोल सकता हूं? अरे बोल सकते नहीं बोल सकते? हायर टेम्परेचर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकाल ली तो ये हीट एब्जॉर्ब कर ली ना तुमने, ये है तुम्हारा सिस्टम। क्या है सिस्टम? ये इस सिस्टम का नाम क्या है? हीट इंजन। समझ गए नहीं समझ गए? आपने अमाउंट ऑफ हीट निकाल ली और कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपने रिजेक्ट कर दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे ये ज्यादा है कि QR ज्यादा है? कौन सी एनर्जी ज्यादा है, एब्जॉर्प्टिव के रिजेक्टेड? एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा है ना। क्यों है? क्योंकि इसका हाई टेम्परेचर है, सिंपल सी बात है। तो ये हाई लेवल का हो गया, ये लो लेवल का हो गया, तो हाई से लो में कन्वर्ट हो रहा है, तो वर्क डन तुम्हें देगा कि तुम्हें करना पड़ेगा? तो वर्क डन आउटपुट हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया? QA माइनस QR हो जाएगा। एनर्जी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात समझो, गौर से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये बोल दिया बेटा कि फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है तुमने, अब सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हो, तो सेकंड लॉ जैसे ही आएगा आपको फर्स्ट को अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, वो तो रूल बन गया ना अब। अरे भाई सेकंड लॉ पढ़ोगे तो फर्स्ट तो आना चाहिए ना, फर्स्ट तो वैलिडेशन होना चाहिए ना। आपने फर्स्ट ही वैलिडेशन खत्म कर दिया तो फिर सेकंड तक तो पहुंचोगे ही नहीं ना। तुम कह रहे हो सर मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, तुमने बोर्ड में 75% लाई ही नहीं, तो तुम्हें एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी ना। तो फर्स्ट प्राइमरी फोकस क्या है तुम्हारा? बोर्ड में 75% से ऊपर लेके आना, देन मेंस, देन एडवांस। सिंपल सी बात है। अब तुम्हें एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो वो जो दो प्रिपरेशन है वो तो तुम्हारी, हम ये मानेंगे ना कि ये दो तो हो चुकी है तुम्हारी। अरे नहीं समझे? समझ गए ना? तो वो एनर्जी तो ओके है, तो वहां से वर्क प्रोड्यूस कर लो। तो हायर से लोअर में जा रहे हैं तो वर्क डन मिल रहा है, तो ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है कि वर्क खा रहा है? वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। समझ गए नहीं समझ गए? अब एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? उसको नीटा से जनरेट कर रहे हैं। आउटपुट क्या है हमारा? देखो एफिशिएंसी को हमेशा ध्यान रखना, इसको लिखेंगे हम डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, तो नीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिजायर्ड आउटपुट। आप क्या चाहते हो? सबसे ज्यादा वर्क डन मिले आपको, वर्क आउटपुट ही तो मिल रहा है इस डिवाइस से, तो आप क्या करोगे? यहां पे वर्क डन मिले, वर्क आउटपुट ये सबसे ज्यादा मिले आपको, और इनपुट आपको कम देना पड़े। यही तो मानते हो? ऐड क्या किया? QA ऐड किया कि नहीं किया आपने? अरे ऐड ये कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया, तो मैं लिख देता हूं, ये ऐड कर दिया आपने, ये रिजेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ज्यादा ऐड किया, ये कम रिजेक्ट हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो वर्क आउटपुट मिल गया। क्या मैंने समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W को प्रूफ कर दिया गया? देख लो, सिस्टम्स पे हीट ऐड हो रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। सिस्टम से हीट निकल रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। और सिस्टम वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या मैं इसको पॉजिटिव वर्क डन बोल दूं? अरे समझे नहीं समझे? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव। तो आपने वर्क डन बाय द सिस्टम किया है ना, वर्क डन निकाला है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या मैं इसको पॉजिटिव वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस बोल सकता हूं? यस। यही मान लो कि अगर आपका रेफ्रिजरेटर होता तो क्या करते? ये है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर, ठीक है। यहां पे आपने एक दूध, मतलब ऐसे पतीले में दूध डाल के रखा जो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, आपने रखा, तो दूध से अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, तभी तो दूध ठंडा होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, वो यहां पे कंप्रेसर पे गई, तो कंप्रेसर कैसे काम कर रहा है? उसको वर्क देना पड़ रहा है कि वो वर्क हमें दे रहा है? उसको देना पड़ रहा है।
तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। अरे भैया प्लग डाल के उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तभी वो काम करेगा ना। तो आपने वर्क इनपुट दिया है कि वर्क आउटपुट निकाला है? वर्क इनपुट दिया है ना। फिर वो क्या करेगा, कंप्रेसर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट बाहर रिजेक्ट कर देगा सराउंडिंग में। नहीं समझे? समझ गए ना? वो सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे ये जो एरो बाहर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इंजन हमें वर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो ये तो वैलिड है। इसको करते हैं तो नीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एड माइनस क्यू रिजेक्ट डिवाइडेड बाई क्यू एड। तो नीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एडेड। समझ गए नहीं समझ गए? अब मैं ये बोल सकता हूं नीटा कभी भी 100% नहीं हो सकता। ये 1 है ना, 1 में से कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा है, तो ये कम होगा, 1 से कम होगा। मतलब ये कभी 100% हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई कहता है सर क्यू आर को जो क्यू रिजेक्टेड है उसको 0 कर दो। अगर हमने क्यू आर को 0 कर दिया, मान लो लेट कर देते हैं, आप क्यू आर को 0 करो तो आपकी नीटा क्या हो रही है, 1 हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? और या फिर लेट कर लो जो आपने हीट ऐड की है वो इनफाइनाइट है, तो भी आपकी नीटा क्या हो जाएगी, तो क्योंकि अपॉन वाला जो इनफाइनाइट है वो हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 मतलब 100%। नीटा 1 है, इसका मतलब ये 100% है, और इसका मतलब ये 100% है। क्लियर? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर हमने यहाँ पे हीट दी, इसने कंप्लीट वर्क बना दिया और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट ही नहीं करी। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब एक ऐसा इंजन बना है जिसके अंदर एग्जॉस्ट है ही नहीं, मतलब पेट्रोल जलेगा तो एक्स्ट्रा जो गैसेस है, फ्यूम है, जो कार्बन है, वो बाहर निकलेगा नहीं, मतलब साइलेंसर है ही नहीं। ऐसा कोई इंजन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो सर नहीं बन सकता। क्या ऐसा पेट्रोल है जिसको एक बार डाला तो लाइफ टाइम नहीं काम करेगा, लाइफ टाइम ही काम करेगा, आपको ये कभी भी ऐड नहीं करना पड़ेगा? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्या ऐसा बन सकता है सिस्टम? नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है फिजिक्स में कुछ भी 100% नहीं होता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि ये नीटा आपका 100% नहीं होता है, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हुआ, एक कारनोट भाई साहब थे, क्या नाम है उसका, कारनोट। कारनोट भाई साहब ने काम किया कि सर मैं ऐसा काम करता हूं, इसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने की कोशिश करता हूं। मैक्सिमम कैसे करेगा? वो कह रहा है कि मैं जो क्यू रिजेक्टेड है ना इसको कम करता हूं, और क्यू अप्लाइड है या क्यू जो एडेड है उसको ज्यादा कर देता हूं, फिर देखते हैं एफिशिएंसी कितनी आती है। उसने मैक्सिमम करने की कोशिश की, तो वो जो सिस्टम बनाया उसने, उस सिस्टम का नाम था कारनोट इंजन। ठीक है? उस इंजन की बदौलत उसने बोल दिया कि सर ये कारनोट इंजन ही लिमिटेड नहीं है, मैं कारनोट साइकिल चला रहा हूं। अगर आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो तो उल्टा कर दो, तो ये वर्क कंज्यूम हो गया कि नहीं हो गया? अरे याद है आप पीवी डायग्राम बनाया था, मैंने बोला क्लॉकवाइज है तो ये वर्क डन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन ले रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव आया था, एक क्वेश्चन किया था पी क्यू आर एस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो वर्क डन -20 जूल आया था, किया था। और यही मैंने उसी को रिवर्स करके बताया, मैं कहा पी क्यू आर एस कर दो ऐसे, तो ये वर्क क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? क्लॉकवाइज मतलब ये पॉजिटिव दे रहा था नेगेटिव दे रहा था, पॉजिटिव 20 जूल दे रहा था। याद आया? तो क्वेश्चन देख लो। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनल लॉ है कि नहीं है? वही तो सेकंड लॉ डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये सबसे पहले तो ये लिखो, और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर लिख लिया, ओके सब कुछ ओके, डन। नोट करो इसको पहले। यहां तक ओके है सबको? अब देखो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आ रखा है कैल्विन प्लैंक का। कैल्विन प्लैंक क्या कहते हैं, गौर से सुनना। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, एक एक ऐसा इंजन जिसको बनाना इम्पॉसिबल है अगर वो एक सिंगल रिजर्वायर से एनर्जी ले। ठीक है? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर, मतलब ये एक ही रिजर्वायर है, इसकी जरूरत नहीं है, ये है ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक सिंगल रिजर्वायर से हीट ऐड करे और उतना का उतना आपको क्या कर दे,
उतना का उतना क्या करते, वर्क आउटपुट निकालते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये पॉसिबल है? फर्स्ट लॉ कहता है यस सर। आपने हीट ली, उतना को उतना वर्क डन दे दिया। अरे दिया कि नहीं दिया? तो इसका मतलब एफिशिएंसी आपकी कितनी होगी? 100% होगी ना। आपने वर्क आउटपुट निकाला, अपॉन में हीट ऐड किया, तो वर्क आउटपुट क्या है? ऐड है, अपॉन में ये है, इसका मतलब वो 1 है, तो नीटा 1 का मतलब क्या हो गया? नीटा 100%। अरे समझ में आया कि नहीं है? तो 100% एफिशिएंसी वाला इंजन बनाया जा सकता है क्या? फिजिक्स में 100% कुछ भी नहीं होता, वो यही से डिफाइन होता है। और मतलब ये भाई साहब कह रहे हैं एक ही रिजर्वायर में से एनर्जी ले और उतना इक्विवेलेंट वर्क डन कर दे, एक ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये सही बात है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं क्यू आर को 0 कर दूं, मतलब सिंगल रिजर्वायर है, बाकी है ही नहीं, क्या एक ऐसा इंजन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्यू आर को 0 नहीं किया जा सकता। अगर क्यू आर 0 हो गया तो 100% एफिशिएंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या लिख सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये इम्पॉसिबल होगा, ये हमने पहले डिफाइन कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? अब आप लोग हेडिंग डाल लो कार्नोट इंजन। ठीक है, वो बताते हैं आपको कार्नोट इंजन क्या होता है। कार्नोट इंजन लिख सकते हो या साइकिल लिख देता हूं मैं, सबसे अच्छा ये रहेगा कार्नोट साइकिल। क्यों साइकिल लिखा है? अगर मैंने इस तरीके से बना दिया, मतलब वर्क प्रोड्यूसिंग बना दिया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? पॉजिटिव। और वर्क नेगेटिव बना दिया या फिर एंटी क्लॉकवाइज बना दिया, तो क्या हो जाएगा? वर्क कंज्यूमिंग या वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो दो टाइप के डिवाइस होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक? अभी तक हमने हीट इंजन पढ़ा है, जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। अब हम जो आगे से वाले साइकिल पढ़ेंगे वो क्या होंगे? कंज्यूमिंग। कंज्यूम करने वाले कौन कौन होते हैं? दो लोग होते हैं। ठीक है, दो साइकिल पढ़ेंगे हम। एक होता है हीट पंप और एक होता है रेफ्रिजरेटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रेफ्रिजरेटर क्या काम करेगा? ठंडा करने का काम करेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? रेफ्रिजरेटर ठंडा करने का काम करेगा और हीट पंप क्या काम करेगा? गर्म करने का काम करेगा। सिंपल सी बात है। दो साइकिल हो सकते हैं ना, बस ये काम करेंगे। ये नोट कर लो। हेडिंग डालो कार्नोट इंजन। देखो कार्नोट इंजन कैसे काम करता है, हम इसका एक थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये P है और ये V है। ठीक है, गौर से समझना। ये डायग्राम है इसका। याद है तुम्हें? हमने कंबाइंड ग्राफ किया था, ये वाला ग्राफ निकाल लो फटाफट। याद है? यहां पे n इक्वल्स टू 0 1 गामा और n इक्वल्स टू n, ऐसे कुछ था। अगर कंप्रेशन पे जा रहे हैं तो ये 0 1 गामा और n, ये इनफाइनाइट, ऐसे कुछ था। इनके नाम पता है तुम्हें? ये आइसोबैरिक, ये आइसोकोरिक, ये आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक और ये पॉलीट्रॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमाइज करने की, चीजों को क्या करने की? मैक्सिमाइज करने की। अगर हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो हम ये वाला चीज तो लेंगे नहीं ना, पॉलीट्रॉपिक। जनरल प्रोसेस तो हम काम ही नहीं करेंगे। नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम जनरल प्रोसेस पे काम ही नहीं कर रहे। क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये देखो, हम यहां से रवाना हुए 1 2 3 एंड 4। तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए और 4 से 1 गए। क्या ये क्लॉकवाइज साइकिल है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है ना। इसका मतलब क्लॉकवाइज है तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है कि वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस है? प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इसीलिए इंजन है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कार्बन सॉरी कार्नोट साइकिल हुआ ना। अगर मैं बोल दूं कार्नोट हीट पंप या कार्नोट रेफ्रिजरेटर,
तो इसका मीनिंग क्या है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस हो जाएगा वो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे तुम्हारा फ्रिज तुम घर पे चलाते हो तो बिजली का बिल आता है ना, तो वो वर्क क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि तुम्हें वर्क डन दे रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है इट मींस वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सिंपल है, ठीक है। हमने 1 से लेके 2 तक चले गए, हम 1 से लेके 2 तक चले गए। तो देखो वॉल्यूम ये था पहले, यहां पे था, और अब वॉल्यूम कितना हो गया, कम हो गया। कम हुआ ज्यादा हुआ, कंप्रेशन बोलोगे या एक्सपांशन बोलोगे, कंप्रेशन। तो हम लिख देते हैं यहां पे प्रोसेस 1 to 2 क्या होगा, ये कंप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड लिखते हैं प्रोसेस 2 to 3, फिर लिखे हम 3 to 4, फिर लिखेंगे 4 to 5, 4 to वापस 1। तो ये कंप्लीट साइकिल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे लिखते थे ना, हमने क्वेश्चन भी किया है, ए बी सी डी ए पी क्यू आर एस पी, वैसे ही 1 2 3 4 1, तो ये वापस से साइकिल हो गया नहीं हो गया। तो कंप्लीट साइकिल के लिए समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W, ये वैलिड है। तो सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट लॉ तो वैलिड ही है। तो 1 to 2 क्या हो गया तुम्हारा, कंप्रेशन हो गया, क्लियर। 2 to 3 क्या हो रहा है, 2 से 3 जा रहे हैं, 2 पे हम पहले यहां थे, 3 पे एक्सपांशन की कंप्रेशन, एक्सपांशन। तो हमने क्या लिख दिया, ये क्या है, एक्सपांशन है, क्लियर और नॉट। 3 to 4 हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन। 3 to 4 क्या हो जाएगा, एक्सपांशन हो गया, क्लियर है। 4 to 1 क्या जा रहे हैं, कंप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। ये तो समझ में आ ही गया सबको। क्या कोई भी प्रोसेस आइसोबैरिक है, कोई भी स्ट्रेट दिख रहा है क्या, कोई भी प्रोसेस आइसोकोरिक है, नहीं है। तो इन दोनों में से एक है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां से हम यहां जा रहे हैं, तो आपको कौन सा ग्राफ दिख रहा है, देखो एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, दो कर्व है। देखो 2 से 3 जा रहे हो, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो एक ऐसे है और एक ऐसे है, क्लियर हुआ। तो बताओ 2 to 3 क्या आना चाहिए, फर्स्ट कि सेकंड, फर्स्ट आना चाहिए। ये वाला ग्राफ कौन सा है, आइसोथर्मल है, क्लियर है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, आइसोथर्मल। तो ये अगर आइसोथर्मल है तो ये भी आइसोथर्मल ही है, नहीं समझे, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो 3 to 4 कैसे जा रहा है, देखो मैं यहां पे बना देता हूं, एक प्रोसेस ऐसा है और एक प्रोसेस ऐसा है। तुम बताओ, ये हो गया तुम्हारा 0 पॉइंट, तो यहां से इनिशियल से फाइनल जा रहे हो, तो एक्सपांशन ऐसे होगा। तुम बताओ 2 to 3 कैसा आ रहा है, 2 3 और 3 4 में कंपैरिजन करो, कौन कैसा है। 2 to 3 आइसोथर्मल है या आइसेंट्रोपिक है, कौन सा है, आइसोथर्मल है। आइसेंट्रोपिक मतलब एडियाबेटिक है। अब काम आ रहा है ना ये कंबाइंड ग्राफ। तो ये हो गया आइसोथर्मल। 3 to 4 क्या है, एडियाबेटिक, वेरी गुड, एडियाबेटिक। अब एक बात बताओ, 4 to 1 जा रहे हो और 1 to 2 जा रहे हो, 4 to 1 कौन सा है, कंप्रेशन है, अरे है कि नहीं है। 4 to 1 कंप्रेशन, ये स्लोप ज्यादा कि सेकंड स्लोप ज्यादा, 4 1 स्लोप ज्यादा कि 1 2 स्लोप ज्यादा, 1 2 स्लोप। किसकी स्लोप ज्यादा है, एडियाबेटिक की या फिर इसकी आइसोथर्मल की, एडियाबेटिक की स्लोप ज्यादा है। देखो ऐसे जा रहा है ना ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ तो ये होगा और आइसोथर्मल ये हो जाएगा। तो ये वाला एडियाबेटिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हो गया एडियाबेटिक, क्लियर और नॉट, ठीक है। एडियाबेटिक है, इसका मतलब यहां पे क्यू तो होगा नहीं, है कि नहीं। मैं यहां पे लिख देता हूं पहले, 1 to 2 कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। 2 to 3 कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। 3 to 4 कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक एक्सपांशन। और 4 to 1 कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो कार्नोट इंजन है या कार्नोट साइकिल है, वेदर इट इज कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट हीट पंप या फिर कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन, कुछ भी हो, वो 2 टाइप के प्रोसेस से मिलकर बना है,
कौन कौन से? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। अब आप कंप्रेशन में यूज करो चाहे एक्सपांशन में यूज करो, वो आप जानो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आप बताओ कौन कौन से प्रोसेस है? दो ही प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है। और आपके पास में दो टाइप के प्रोसेस करने के लिए सिस्टम है। कौन कौन से? एक है एक्सपांशन और एक है कंप्रेशन। इन दोनों को कंबाइंड करो तो चार प्रोसेस निकलते हैं, और चार प्रोसेस का कॉम्बिनेशन कार्नोट साइकिल होता है। क्लियर है यहां तक सबको? चलो अब ये हटा देता हूं मैं, ये तो याद रहेगा तुम्हें। तो देखो एडियाबेटिक है, इसका मतलब यहां पे डीक्यू तो जीरो ही होगा, और ये भी एडियाबेटिक एक्सपांशन है तो यहां पे डीक्यू भी जीरो होगा। अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन है तो वर्क डन आउटपुट मिलेगा कि इनपुट मिलेगा? आउटपुट हमें मिलेगा, वर्क डन पॉजिटिव। और आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो वर्क इन करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। समझ लो? तो यहां पे आपने वर्क इनपुट दिया, यहां से वर्क आउटपुट मिल गया। यहां पे आइसोथर्मल पे आपने हीट ऐड की है और यहां से हीट रिजेक्ट की है। समझ में आया कि नहीं है? अब एक मुझे बात बताओ, ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है ना, 2 to 3। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं T2 इज इक्वल टू T3? अरे आइसोथर्मल है कि नहीं? ये तो T2 और T3 हो गया। और ये वाला प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। तो मैं यहां पे भी क्या बोल सकता हूं? T1 इज इक्वल टू T4 हो जाएगा। कौन सा टेम्परेचर हायर है और कौन सा टेम्परेचर लोअर है? T2 और T3 दोनों हायर लेवल पे है कि लोअर लेवल पे है? हायर लेवल पे है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा T हायर, और इन दोनों को नाम दे दूंगा T लोअर। समझ गए नहीं समझ गए? ये हायर लेवल है तो इसका रिजर्वायर कहां बनाऊंगा? ऊपर। ये हो जाएगा T हायर और ये क्या हो जाएगा? T लोअर। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर सी बात है? और यहां पे तुम्हें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, यही तो सिस्टम है। अब आप हीट ऐड कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, यही तो सिस्टम है। सिस्टम पे हीट ऐड कर रहे हो, कौन से टेम्परेचर से? हायर की लोअर? हायर। तो हायर से इसके अंदर हीट ऐड की, तो ये ऐसे आएगा ना, हीट ऐड। नहीं समझे? हीट एडिशन, ये सिस्टम है। सिस्टम में हीट ऐड करना पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है। और आप रिजेक्ट कहां कर रहे हो? सिस्टम से हीट को बाहर निकाल रहे हो। नहीं आया समझ में? आ गया? तो सिस्टम से हीट बाहर निकालना नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव होगा। तो सिस्टम से हीट रिजेक्ट कौन से प्रोसेस पे कर रहे हो और कौन से टेम्परेचर पे कर रहे हो? लोअर पे कर रहे हो। तो यहां पे आपने रिजेक्ट कर दिया। अब समझ गए नहीं समझ गए? इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आउटपुट देना पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? QA माइनस, यही तो हीट इंजन हो गया। अरे ऊपर से नीचे आ रहा है, हाई ग्रेड से लो ग्रेड आ रहा है, तो हमें काम दे देगा ना। नहीं समझे? आप हाई लेवल पे बैठे हो, पहाड़ के ऊपर बैठे हो, ठीक है, और आप नीचे आ रहे हो, तो आप तो गाड़ी बंद करके भी आ जाओगे ना। पेट्रोल जलेगा क्या? पेट्रोल जला क्या? नहीं जला ना। इसका मतलब गाड़ी बंद करी और नीचे आ गए, आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी लगी क्या? नहीं लगी। लेकिन नीचे से ऊपर जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा कि मिलेगा? करना पड़ेगा। अरे भाई ऊपर बाइक लेके जाओगे, साइकिल लेके जाओगे, पेडल मारने पड़ेंगे। अरे है कि नहीं है? और अगर गाड़ी लेके जाओगे तो पेट्रोल भी चलेगा, पावर पे चलानी पड़ेगी। क्लियर है? तो वर्क इनपुट थोड़ी दे रहे हैं, वर्क आउटपुट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब बात आती है एफिशिएंसी की। नीटा एफिशिएंसी कितनी होती है? डिजायर्ड आउटपुट, तो वर्क आउटपुट अपॉन आपने क्या किया? हीट ऐड किया। समझ गए नहीं समझ गए? आप इसको कैसे लिखोगे? QA माइनस QR डिवाइडेड बाई QA। आज अभी किया था ये, इसकी वैल्यू 1 माइनस QR बाई QA। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गौर से समझना। तो नीटा फॉर एनी इंजन, वो भी कौन सा? हीट इंजन, कितनी हो जाएगी? 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाई Q एब्सॉर्ब। क्लियर कि नहीं? ये फॉर्मूला तो बना हुआ था सर, नया क्या है इसके अंदर? लेकिन अगर नीटा, कार्नोट ने जो इंजन बनाया है, हीट इंजन, कार्नोट ने जो हीट इंजन बनाया है, तो वो रिजेक्ट कौन से टेम्परेचर पे कर रहा है? लोअर पे। अब देखो हिसाब से हमारे पास में 4 नोट पॉइंट आ रहे हैं,
1 2 3 और 4, 4 नोट पॉइंट आ रहे हैं, तो टेम्परेचर भी कितने होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? 2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कार्नोट इंजन 2 टेम्परेचर लिमिट्स में काम कर रहा है, एक है हायर और एक है, 2 ही टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा है, तो हम 2 ही टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं, तो हीट रिजेक्ट कहां की जाती है? लोअर से, और ऐड कहां से की जाती है? हायर से। एक बात का ध्यान रखना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? और अगर आप हीट को डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेट कर देते हो तो ये कार्नोट बन जाता है। क्लियर हुआ? और कार्नोट एकदम आइडियल साइकिल है। आइडियल साइकिल समझते हो? आइडियल मतलब कैसा हो गया? गौर से सुनना, किस किस को ऐड किया उसने? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। आइसोथर्मल कैसा प्रोसेस है? स्लोवेस्ट प्रोसेस है, याद करो मैंने लिखवाया था, वेरी स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल, वेरी फास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक। दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो? तुम अगर जयपुर से लेके यहां तक आ रहे हो, 1 सेकंड में पहुंच गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दिल्ली से ले आओ, इंडोनेशिया से ले आओ, कहीं से आ रहे हो, यहां से 1000 किलोमीटर दूर आप यहां तक पहुंच रहे हो 1 सेकंड में। फास्टेस्ट प्रोसेस है, रहेगी नहीं है? फास्टेस्ट प्रोसेस है, और मैं कह रहा हूं 1 mm बढ़ने में 1000 साल लग रहे हैं। स्लोएस्ट प्रोसेस है। इन दोनों को कंबाइंड करके दिखा दो, पॉसिबल है क्या? है ही नहीं। मतलब फुल्ली फास्ट आ रहा है, अचानक से एकदम स्लो, ये तो बहुत तेज हो गया। 10⁻⁻8 सेकंड होता है, इतना स्लो प्रोसेस है। क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो फिर कार्नोट इंजन भी आइडियल है ना, हाइपोथेटिकल है, दिमाग में चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा? और हम आइडियल से ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अब गौर से सुनना, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि टी लोअर को अगर मैं सर 0 कर दूं, देखो इसके ऊपर तो बात कर ली थी, सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड, तो क्यू आर 0 नहीं हो सकता। देखो क्यू आर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और क्यू एड की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई नीटा की वैल्यू 100% नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब इसके लिए प्रूफ करके दिखाओ सर। टी लोअर की वैल्यू 0, 0 क्या? केल्विन की डिग्री सेल्सियस। केल्विन क्यों? क्योंकि सर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इसकी वैल्यू टी 0। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर केल्विन 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब ये 0 केल्विन नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो क्या हो सकती है? ये वाली वैल्यू नीटा 1 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अरे भैया 1 में से कुछ ना कुछ तो माइनस करोगे। मैं कह रहा हूं 10⁻⁻99 ऐड कर देना, माइनस कर देना, तो भी 1 से तो कम ही है ना। एग्जैक्ट 1 है क्या? नहीं है। और आप कह रहे हो नहीं सर, मैं जो टी हायर है ना उसको मैं इनफाइनाइट कर दूंगा, इनफाइनाइट केल्विन। अरे सन का भी नहीं है, उसका भी टेम्परेचर अपने को बताया है। अरे पता है नहीं पता? याद है रेडिएशन लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। हम सन का टेम्परेचर किससे निकालते थे? रेडिएशन से निकालते थे। याद आया कुछ धुंधला धुंधला? तो टी हायर भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। जब ये दोनों नहीं हो सकता तो सर नीटा की वैल्यू 100% नहीं हो सकती। यही तो सर इतनी देर से बोल रहे थे कि फिजिक्स में 100% नाम की कोई चीज नहीं होती। ये यहां से भी प्रूफ है, यहां से भी। अब सोचो, हमने कार्नोट बना दिया, हमने कार्नोट बना दिया, वो भी 100% नहीं हो सकता, तो रियल इंजन 100% हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं समझे? समझ गए? मान लो आदित्य आया मेरे पास में, कहता सर मैंने एक इंजन बनाया, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी 60% है, उसकी एफिशिएंसी 60% है, मैं इसको यस मानूंगा कि नो मानूंगा? नहीं, नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई। क्या ये 100% है क्या? नहीं है। इसका मतलब इंजन फिजिबल है, इंजन बन सकता है। इसको पूछा, मैं कहते कार्नोट एफिशिएंसी कितनी आई? ये कहता है सर मेरी कार्नोट एफिशिएंसी तो 58% है, बट मेरी रियल एफिशिएंसी 60% है। पॉसिबल है क्या? कार्नोट कौन है? आइडियल है, और तुम्हारा रियल क्या है? आइडियल नहीं है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कार्नोट से भी कम होगी, और कार्नोट 1 से भी कम है, तो आप भी 1 से कम हो। बाउंसर गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, छोड़ो।
ठीक है, मान लो अपनी ये पूरी क्लास है, ठीक है, पूरी क्लास है, गौर से सुनना इस एग्जाम्पल को। मान लो ये पूरी क्लास है, इस पूरी क्लास में मैंने टॉप किया, एग्जाम लिया सबका, मैंने टॉप किया। 720 का पेपर होता है, मेरे 720 है ही नहीं, थोड़े कम है, कितने मानोगे? 716 मान लो, मैक्सिमम ये हो सकता है एक क्वेश्चन छोड़ दू तो, नहीं तो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 715 हो जाएंगे, है कि नहीं? मेरे मार्क्स 716 है और मैं क्लास का टॉपर हूं, मैं फर्स्ट रैंक पे हूं, क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब मैं कारनोट हूं ना? अभी भी नहीं समझे? मैं इस क्लास का एग्जाम ले रहा हूं और इस क्लास के एग्जाम में मैंने टॉप किया, मेरे 100% मार्क्स नहीं है, तो मतलब मैं कारनोट हो सकता हूं? कारनोट 100% होता है क्या? नहीं होता, तो मैं क्या हो सकता हूं? टॉपर हो सकता हूं। अब ये कह दे कि सर मेरी फर्स्ट रैंक है लेकिन मेरे मार्क्स 716 से कम है, तो क्या ये झूठ बोल रहा है? यस। क्यों? क्योंकि ये कारनोट नहीं है, ये कारनोट नहीं है। अरे मैं तुमसे ये पूछूं, तुम्हारी फर्स्ट रैंक नहीं है, तुम्हारी फर्स्ट रैंक नहीं है और तुम क्लास के टॉपर हो, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तुम्हारी फर्स्ट रैंक नहीं है और तुम क्लास के टॉपर हो, अरे भैया तुम्हारी टॉप कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वाला भी 100% मार्क्स नहीं ला पा रहा है। तो कारनोट के बारे में भी तो ये बोला कि कारनोट की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है, लेकिन वो हाईएस्ट भी 100% नहीं है। तो तुम्हारी रियल वाले की कारनोट से ऊपर हो सकती है क्या? कारनोट के बराबर हो सकती है क्या? क्या ये टॉपर हो सकता है? मे भी हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, अगर ये आइडियल सिचुएशन पे काम करे तो पॉसिबिलिटी है। तो मैंने इससे पूछा कि है ना, हाँ भैया आदित्य तू इंजन बना के लाया? कि हाँ सर। मैंने कहा तेरे इंजन की रियल एफिशिएंसी कितनी है? कि सर 60%। तो मैं कहा इसी इंजन की कारनोट एफिशिएंसी कितनी है? कहता है सर 58%। मैं झूठ बोल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगले दिन उसको बोला, राहुल को बोला, राहुल से पूछा, मैंने कहा हाँ भाई तू इंजन बना के लाया? कि हाँ सर बना के लाया। मैं तेरी एफिशिएंसी कितनी है? सर 60% है। मैं कहा तेरी कारनोट की एफिशिएंसी कितनी है? इसी इंजन की कारनोट एफिशिएंसी कितनी है? कह रहा है सर 60% है। तो ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? मे बी सच बोल रहा है, कंफर्म नहीं है। कारनोट के बराबर हो सकते हैं क्या? कारनोट खुद एक्चुअली फिजिबल नहीं है, तो ये झूठ भी बोल सकता है और सच भी बोल सकता है। मैं इसका पेपर सबमिट तो ले लूंगा लेकिन उसको चेक करूंगा ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगले दिन ही आया, ठीक है, ये लेके आया, सर मैंने एक इंजन बनाया है। मैंने पूछा तेरी कारनोट एफिशिएंसी कितनी आ रही है? कहता है सर 62% है। मैं कहा रियल एफिशिएंसी कितनी आ रही है? कि सर 60% है। कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं है, सच बोल रहा है। नहीं समझे? कारनोट कितना आया इसका? 62%। और रियल कितना आया? 60%। क्या ये फिजिबल है? यस। क्या ये कारनोट के बराबर जा रहा है? नहीं। अरे भाई इसने बोल दिया सर मेरे 710 मार्क्स है और मैं वन ऑफ द क्लास टॉपर हूं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में हूं, है कि नहीं है? ये क्लेम नहीं कर रहा कि सर मैं टॉपर हूं, फर्स्ट रैंक पे हूं, तो सच बोल रहा है ना, है कि नहीं है? अब मैंने ही बोल दिया कि क्लास के टॉपर टॉपर के मार्क्स 710 है और तेरी AIR 1 नहीं है, तो आप क्या समझोगे? सर इसके मार्क्स तो 710 से कम ही है, ये समझोगे ना? तो तीन बातें आ गई हमारे पास में। आपके किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कारनोट से ऊपर नहीं हो सकती, कारनोट की खुद की एफिशिएंसी 100 नहीं हो सकती, और अगर आप कारनोट से नीचे हो तो आप रियल हो। सही बात है? ये इसके सारे नोट पॉइंट निकलेंगे कारनोट के। क्लियर है? पहले इसको नोट करो। अब देखो गौर से सुनना मेरी बात। रियल है तो हीट पे कैलकुलेशन होगी, रियल है तो हीट पे कैलकुलेशन होगी, और अगर कारनोट है तो उसी हीट से रिलेटेड टेम्परेचर पे कैलकुलेशन होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, मैं अगर तुम्हें हायर और लोअर दे दूं, सिर्फ हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर दे दूं, तो तुम्हें हीट का मतलब ही नहीं है सर, हम कारनोट की एफिशिएंसी तो ऐसे निकाल देंगे, ये तो रखना है खाली। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैंने हीट नहीं दी तो तुम रियल नहीं बना पाओगे। क्लियर है? इनको नोट करो, फिर मैं कारनोट का नोट पॉइंट लिख पाता हूं। सिर्फ करो, अभी हटा देते हैं।
सबसे पहला नोट पॉइंट, नीटा ऑफ हीट इंजन कितनी होती है? 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड बाई क्यू एब्सॉर्ब। क्लियर और नॉट? सही बात। सेकंड, नीटा फॉर कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट नाम लग गया, उस पे जो हीट है उसके अपने अपने टेम्परेचर में पुट कर दो उसको। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कार्नोट के लिए हो गया। तीसरी बात, नीटा ऑफ कार्नोट हीट इंजन इज लेस देन नीटा ऑफ हीट इंजन, कोई रियल हीट इंजन है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। राइट? सेकेंड, नीटा ऑफ कार्नोट हीट इंजन इज इक्वल टू नीटा ऑफ रियल हीट इंजन, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली इफ आइडियल प्रोसेस, और आइडियल केस ही पॉसिबल नहीं है। आप क्या एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को साथ में मिक्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो कार्नोट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नीटा, अगर कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी ग्रेटर देन नीटा ऑफ रियल हीट इंजन है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉसिबल ऑलवेज। समझे नहीं समझे? क्लियर है? ये चीज आ जाएगी। और आगे क्या लिख सकते हो फोर्थ नोट पॉइंट पे? नीटा फॉर हीट इंजन और नीटा फॉर कार्नोट नेवर इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ? कभी भी 1 नहीं हो सकती, मतलब 100% नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? नीटा ऑफ हीट इंजन हो, वो भी लेस देन और मे भी इक्वल टू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, बट रियल लिख दिया तो ये 1 हो जाएगा ऐसे। और नीटा फॉर कार्नोट लिख दिया तो ये भी हीट इंजन क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। तो हम हमेशा क्या बोलेंगे कि हीट इंजन की एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है। 90%, 80%, 20% जितनी भी होगी वो हो जाएगी। 100% भी नहीं हो सकती और कार्नोट के इक्वल भी नहीं हो सकती और कार्नोट से ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो लास्ट में बचा क्या? कार्नोट से कम ही होगी। क्लियर और नॉट? ये लास्ट कोरोलरी थी। लो 6 और लिख लेते हैं। कार्नोट is practically does not exist, Carnot practically does not exist। क्यों नहीं करता? कार्नोट हीट इंजन प्रैक्टिकली, कार्नोट हीट इंजन मत लिखो, कार्नोट साइकिल लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। कार्नोट साइकिल मतलब कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी होगा, कार्नोट हीट पंप भी हो गया। तो कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज आइसोथर्मल कैसा प्रोसेस है? वेरी स्लो प्रोसेस। और एडियाबेटिक कैसा प्रोसेस है? वेरी फास्ट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल। समझ गए नहीं समझ गए? इस वजह से दैट इज कार्नोट नॉट पॉसिबल। समझ गए? अब नोट कर लो इसको, ये फाइनल था। क्लियर है? चलो बाकी अब बचे आपके रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। उन दोनों की एफिशिएंसी, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब एक बात सोचो, आपने बोला कि सर उसकी एफिशिएंसी बताओ, मतलब आप उसकी क्वालिटी तो पूछ रहे हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आपसे कोई कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के बाद में? आपके कितने % मार्क्स आए, आपके मार्क्स क्या है, आपकी रैंक क्या है, यही तो पूछेगा ना। मतलब वो क्वालिटी पूछना चाह रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? वैसे ही अगर यहां पे नीटा से हमने क्वालिटी बता दी तो हीट इंजन और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, इनकी क्वालिटी कैसे डिफाइन करेंगे वो और दिखाना है बस। तो हमारे पास में हीट पंप और हीट इंजन दो टॉपिक बचे हैं। उन दोनों के ऊपर कार्नोट की सेम ऐसी लाइनिंग आएगी
और एफिशिएंसीज आएगी, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। बस ये तुम्हारा सेकंड लॉ खत्म। और सेकंड लॉ खत्म होते ही मैं डायरेक्ट डीपीपी कराऊंगा, जितनी भी है तुम्हारी सारी, तो तुम्हें रखने हैं डीपीपी अपने पास में। एक छोटा सा कल का लेक्चर और है, हीट इंजन और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर से मिक्स, फिर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में फिनिश है। तो कल आपकी थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो कल की डेट में आप करके लेके आओगे। क्लियर है? यहां तक आ रहा है? नोट करो, फटाफट नोट करो।